हेलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में जो नया पेपर स्टार्ट हो रहा है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम लोग कहते हैं सीआरपीसी। इस क्वेश्चंस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी का हो, चाहे हायर जुडिशियल का हो, एपीओ का हो, एपीओ में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीआरपीसी। और जैसा आप लोग को मालूम है कि गवर्नमेंट ने सारे अपने नए कानून को वापस ले लिए हैं जो बनाने जा रहे थे क्रिमिनल लॉ से। अब आप लोग की ये सीआरपीसी और आईपीसी एविडेंस एक्ट अभी लंबे समय तक चलेगा और अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि कब हटेगा। इसलिए आप लोग वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि पेपर हटने वाला है। पेपर यही रहेगा और आप लोग को यही पढ़ना है। हो सकता है इसी पेपर को पढ़ते आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो आज हम लोग सीआरपीसी की क्लास में जिस जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो आप लोग देखिएगा। और जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहा है। उनमें से किसी भी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट किसका भेजेंगे? आधार का, फेस साइड बैक साइड। फिर आप भी क्वेश्चन से आप भी बैच से जोड़ लिए जाएंगे। बाकी फॉर्मेलिटी आप सर से बात करके कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, लिखें। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस और अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस से आप क्या समझते हैं? दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करें। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस और अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों से आप क्या समझते हैं? अंतर को स्पष्ट करें। हेडिंग डालिए। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस। देखें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A, ए स्मॉल में करिएगा, ब्रैकेट में ए स्मॉल में जमानती तथा अजमानती दोनों अपराधों को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इन्वर्टेड कामा बंद करिए और पैराग्राफ चेंज करिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन। गुड ठीक है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैरा चेंज करके लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 2 अनुसूचियां हैं, 2 शेड्यूल्स है। इनमें से प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल्स, के 6 कॉलम हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के भारतीय दंड संहिता के
अपराधों का वर्गीकरण, किया गया है। जैसे अपराध का नाम, दंड देने वाली धारा, अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, अपराध संज्ञेय कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, अपराध जमानती बेलेबल है या अजमानती नॉन बेलेबल है, अपराध किस मजिस्ट्रेट या किस सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है। इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। तो इस अनुसूची में जिन अपराधों को जमानती के रूप में दर्शाया गया है, उसे ही जमानती अपराध माना जाता है। पैरा चेंज करिएगा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर जमानती अपराध का एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से, या मजिस्ट्रेट से अधिकार के रूप में जमानत की मांग करता है। ऐसा संहिता की धारा, संहिता मतलब सीआरपीसी, संहिता की धारा 436 436 में उपबंधित है। अब आप लोग यहीं डालिए अजमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अजमानती अपराध ऐसे अपराध को कहते हैं जो जमानती नहीं है, जिसे संहिता की धारा संहिता की धारा ने संहिता की अनुसूची प्रथम में, संहिता की अनुसूची प्रथम में शेड्यूल फर्स्ट में नॉन बेलेबल अजमानती बताया गया है। अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट से
या सत्र न्यायालय से जो जमानत की मांग करता है वह संहिता की धारा 437 437 में करता है। धारा 437 में करता है, किंतु मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति को अपने विवेकाधीन शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करके जमानत देता है या खारिज करता है। आप लोग यहीं डालिए, जमानती तथा अजमानती अपराध में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित जमानती तथा अजमानती अपराध में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। नंबर 1, जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जमानत की मांग संहिता की धारा 436 में करता है, जबकि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति ने जमानत की मांग संहिता की धारा 437 में करता है। नंबर 2, जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देना मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की बाध्यता है। जबकि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देना या न देना मजिस्ट्रेट या न्यायालय की अपनी
विवेकाधीन शक्ति है। नंबर 3, जहाँ ज़मानत मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, जहाँ ज़मानत मैंडेटरी बाध्यकारी है, वहीं अज़मानती में यह डिस्क्रिशनरी सर विवेकाधीन फिर होती से है। दोहराइएगा। ज़मानत में, या इसको कर लो ज़मानती अपराध में, ज़मानती सर अपराध में जहाँ ज़मानत। जहाँ जमानत बाध्यकारी है हाँ, लिखा है सर। उसी को थोड़ा और अच्छा कर लीजिए सब लोग। जहाँ ज़मानती अपराध में ज़मानत मैंडेटरी बाध्यकारी है, वहीं अज़मानती अपराध में ज़मानत विवेकाधीन है। अगला नंबर लिखिए, 4 नंबर। ज़मानती अपराध में जब अभियुक्त व्यक्ति को ज़मानत दी जाती है, उसमें मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने के कारणों का लिखना आवश्यक नहीं है। जबकि अज़मानती अपराध में मजिस्ट्रेट या न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को चाहे ज़मानत दे या न दे, उसके कारणों का लिखना आवश्यक है। अब आप लोग अगला प्रश्न लिखिए। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस तथा असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से आप क्या समझते हैं? दोनों के मध्य अंतर को भी स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
क्योंकि ये मामले अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं। वही डालिए असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार असंज्ञेय अपराध से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्योंकि ये अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं। अब आप लोग यहीं डालिए संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध में अंतर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उल्लिखित संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधों के बीच निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। डैश नंबर 1 लिखिए। संज्ञेय अपराध जहां संहिता की धारा 2C में परिभाषित है, वहीं असंज्ञेय अपराध संहिता की धारा 2L में परिभाषित है। नंबर 2, संज्ञेय अपराध घातक स्वरूप के होते हैं। जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि। जबकि असंज्ञेय अपराध अधिक घातक प्रकृति के नहीं होते हैं
बल्कि साधारण प्रकृति के होते हैं। जैसे हमला, साधारण चोट, आदि। नंबर 3, संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। बल्कि संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब मजिस्ट्रेट से उसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई हो। अगला नंबर, संज्ञेय अपराध की दशा में पीड़ित व्यक्ति को इसकी सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को देनी होती है। जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में अपराध के घटित होने के बारे में परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग अगला प्रश्न लिखें। परिवाद, कंप्लेंट तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर से आप क्या समझते हैं? दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, परिवाद, कंप्लेंट। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973
ये धारा 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है। परिवाद से दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अगले डालिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किसी भी धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट को परिभाषित नहीं किया गया है। केवल संहिता की धारा 154 154 में यह बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाती है। आप लोग यहीं डालिए प्रथम सूचना परिवाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर। ठीक है, सामान्यतः किसी अपराध के घटित होने के पश्चात पीड़ित व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वह अपराध के घटित होने की शिकायत
थाने के भार साधक अधिकारी को दे, अथवा द्वितीय अपराध के घटित होने की शिकायत मजिस्ट्रेट को की जाए। जब थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी जाए, तो थाने का भार साधक अधिकारी यह देखता है यदि मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो संहिता की धारा 154 के अंतर्गत उस मामले की एफआईआर दर्ज करके 3 प्रतियां तैयार करवाता है। मूल प्रति 24 घंटे के भीतर भीतर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाती है। द्वितीय प्रति न्यायालय को सर। हाँ, द्वितीय प्रति पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क दे दी जाती है। तृतीय प्रति थाने पर रहती है और उसी के आधार पर विवेचना होती है। दूसरी तरफ यदि थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि मामला असंज्ञेय प्रकृति का है, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, उसे संहिता की धारा 155 में पंजीकृत कर दो प्रतियों में एनसीआर ब्रैकेट में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तैयार करवाता है। मूल प्रति 24 घंटे के भीतर भीतर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाती है। जबकि द्वितीय प्रति पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क इस आशय से प्रदान की जाती है
यदि वह अपने मामले में अन्वेषण चाहता है, और अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना चाहता है, इसके लिए न्यायालय से अनुमति ले आए। पैरा चेंज करिए। परिवाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य अंतर यह है कि डैश जहां परिवाद असंज्ञेय अपराध के मामलों की होती है, वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट सदैव संज्ञेय अपराध के मामलों की होती है। नंबर 2, परिवाद सदैव सशुल्क फीस के साथ होती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट सदैव निशुल्क होती है। नंबर 3, परिवाद पर मामला परिवादी बनाम अभियुक्त का चलता है। जबकि एफआईआर पर मामला राज्य बनाम अभियुक्त के नाम से चलता है। अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। सम्मन मामला तथा वारंट मामला से आप क्या समझते हैं? तथा दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करें। हेडिंग डालिए सम्मन मामला। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समस्त आपराधिक मामलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सम्मन मामला, दूसरा वारंट मामला। पैरा चेंज करिए। संहिता की धारा 2W में सम्मन मामले को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार
सम्मन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। दूसरे शब्दों में, ऐसे आपराधिक मामले जो 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय होते हैं, उन्हें सम्मन मामला कहा जाता है। अगला डालिए, वारंट मामला संहिता की धारा 2(x) में वारंट मामला को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। रचन करिए। स्मरणीय रहे कि 1955 के पहले तक 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय आपराधिक मामले जो 2 वर्ष से कम के होते थे, उन्हें भी वारंट मामले में माना जाता था। किंतु 1955 में संशोधन करके अब इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। अब आप लोग अंतर लिखिए। सम्मन मामला तथा वारंट मामला में अंतर। दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित सम्मन मामला तथा वारंट मामला के मध्य निम्नलिखित
प्रमुख अंतर हैं? नंबर 1, संबंध मामला और संहिता की धारा 2W में परिभाषित किया गया है। वहीं वारंट मामले को संहिता की धारा 2X में परिभाषित किया गया है। नंबर 2, संबंध मामला ऐसे अपराधों से संबंधित होता है जो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होते हैं। के अतिरिक्त शेष सभी मामले वारंट मामले कहलाते हैं। सात, 2 वर्ष से अधिक कारावास वाले मामले चाहे वो आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, वह वारंट मामले के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखवा रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 से 265 में चार प्रकार के विचारण का उल्लेख किया गया है। धारा 225 से 265 में 4 प्रकार के विचारण का उल्लेख किया गया है। पहला, सत्र विचारण या सेशन विचारण। ब्रैकेट में लिख लो धारा 225 से 237। नंबर 2, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। धारा 238 से 250। तीसरा, मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण। धारा 251 से 259, 259। नंबर 4, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल 260 से 265। पैरा चेंज करिए। प्रथम 2 विचारण में
वारंट मामले की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। प्रथम दो विचारण में वारंट मामले की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि शेष तीसरे और चौथे विचारण में सम्मन मामले की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। ये वाला अगर पॉइंट आप लोग लिखोगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये वही लिख सकता है जिसको किसी एक्सपर्ट ने बताया हो। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो कल के लिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला आरोप, चार्ज। नंबर 2 अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 जांच, इंक्वायरी। नंबर 4 ट्रायल, विचारण। ये चारों चीज़ें कल आप लोग को कराया जाए, ठीक है। और सब लोग 8:30 के पहले क्लास में आ जाया करो, ताकि अधिक से अधिक, देखो आज कुछ समय से आप लोग आए, अधिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कल ये चारों टिप्पणी लिखाएंगे, तब फिर आगे हम लोग क्रिमिनल लॉ पे और आगे बढ़े, ठीक है। सर बोलिए। सर सर क्वेश्चन का आंसर लिख के दिए थे, ठीक था कि नहीं सर? ऑब्जेक्टिव वाला का भी दिए थे अभी तो कुछ हम बताए नहीं देख पाए, कल हम बहुत बिजी थे, कल तो कंप्यूटर ही नहीं खुल पाया, कल हम कुछ व्यस्त रहे, ठीक है। जी आज हम अभी जी। सब देखेंगे, जो जो बहुत से पेंडिंग वर्क है, आज हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सर बताइएगा ना कैसा लिखा हुआ। हाँ बताएंगे, ठीक। जी जी, धन्यवाद सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए हायर जुडिशियल, लोअर जुडिशियल और एपीओ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो स्टूडेंट क्लास से जुड़ना चाहते हैं, उनको सर का 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691 और दूसरा है 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास पे जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपना आधार का फेस साइड बैक साइड फ़ोटो उस स्क्रीन पर डालना है। तो डियर स्टूडेंट, मॉर्निंग में आप लोगों के लिए 8:30 से चलती है मेंस की क्लास, और शाम को इवनिंग में 8 पीएम पर आप लोगों की चलती है प्रीलिम्स की क्लास। इस समय प्रीलिम्स और मेंस के दोनों बैच आप लोग के साथ साथ चल रहे हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।